नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों के साथ हम वादा किए थे कि ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर के आएंगे, तो एक बार फिर से हम ऑब्जेक्टिव के उस सीरीज में से पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला सवाल है हमारे पास पहला सवाल है कि निम्न में से कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है। कौन सा आयन ऐसा है जो जलीय घोल में सबसे अस्थायी है? तो वो है आपका क्रोमियम 3+ वाला। ठीक है। अगला सवाल है आपके पास, आइडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि आइडोफॉर्म का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? ज्वाररोधी में, पीड़ाहारी में, पूर्तिरोधी में और संज्ञाहारी में। तो पूर्तिरोधी में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कार्बधनायन, क्या लिखा है? कार्बधनायन बोलो या कार्बधात्विक बोलो, एक ही बात है ना। निम्न में से कौन सा कार्बधात्विक यौगिक नहीं है? तो सोडियम एथॉक्साइड जो है वो कार्बधात्विक यौगिक जो है वो नहीं है। सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र हो जाएगा आपका C2H5ONa। ये कार्बधात्विक यौगिक नहीं है, मतलब कार्बन धनायन नहीं है। इसमें कार्बन जो है वो धनायन पार्ट नहीं है, क्योंकि धनायन पार्ट कौन है? तो सोडियम है। इसमें से पूछा गया है किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है? किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है? हाइपोक्लोरस अम्ल, ये होगा आपका आंसर। इसमें अगर निकालना चाहोगे HClO में, तो Cl का निकालना है तो हम लोग बोलेंगे H का +1, Cl का X और O का -2। कुल पर कोई आवेश नहीं है तो 0। यहाँ पे X - 1 बराबर 0 और X बराबर कितना हो गए? +1। तो Cl का यहाँ पे हो जाएगा किसका? हाइपोक्लोरस अम्ल का जो है ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगा। यहाँ अगर आप निकालोगे तो देख लो कैसे निकालोगे। HCl का यहाँ पर +1, इसका X बराबर 0 और X बराबर कितना हो जाएगा? -1। सेम वहाँ पर निकालोगे तो वहाँ पर भी -1 हो जाएगा, है ना। नाभिकीय क्रिया तो फिर बात ही अलग है। तो ये रहा आपका। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण कहाँ होता था? पृष्ठ घटना होता था। अधिशोषण जो होता था वो क्या होता था? पृष्ठ घटना होता था। अगला सवाल है 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। 3D जो संक्रमण श्रेणी में है वो अपवाद है। क्लास 11th वाले बच्चों को भी पता है कि अपवाद कहाँ है? क्रोमियम और कॉपर में अपवाद है। क्रोमियम और कॉपर में अपवाद है। ठीक है। अगला सवाल है, एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड जो है प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो कार्बिल एमीन, नाइट्रोबेंजीन एमीन क्या बनाते हैं? सिप बेस। ये क्या बनाते हैं? सिप बेस। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, सिप बेस। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो हॉफमैन ब्रोमाइड के द्वारा बनाया जा सकता है। आप देख लीजिएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड हमने आपको वीवीआई करके पढ़ाया हुआ है ना। तो हॉफमैन ब्रोमाइड का जो रिएक्शन है उसमें मिथाइल एमीन ही बनता है, तो इसलिए वो वही बनेगा, है ना। फिर कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, स्थिर ताप पर किसी गैस का जो है आयतन जो है अगर कम कर देंगे तो उसका दाब क्या होगा? उसका दाब जो है बढ़ जाता है। उसका दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला देखिए, इथिन में पाइबंद की संख्या है। इथिन नहीं, क्या है? इथाइन है। इथाइन मतलब ये बात पूछ रहा है आपका, C2H2 पूछ रहा है। C2H2 पूछ रहा है, मतलब ये देखिए इसमें पाइबंद, तो पहला वाला सिग्मा बंद 2 पाइबंद होता है ना, तो इसमें क्या हो जाएंगे? ये 2 पाइबंद हो जाएंगे। आगे समान ताप एवं दाब पर, मतलब STP पर, या तो समान ताप एवं दाब लिख के आएगा या फिर STP पर लिख के आएगा, है ना। समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन क्या होता है भाई? तो 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। कैसे 22.4 लीटर होता है? कैसे होता है? तो आओ देखो, हम लोग जानते हैं N बराबर V/22.4 लीटर, है ना। अच्छा, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि STP पर किसी गैस के 1 मोल मतलब कह रहा है कि N का मान जो है वो 1 कर दो। N का मान क्या है? 1 कर दो। तो N का मान जब 1 कर देंगे तो 1 बराबर V/22.4 हो जाएंगे लीटर में, और ये सब गुना हो जाएगा तो 22.4 लीटर बराबर V। तो आयतन किसके बराबर हो गया? 22.4 लीटर के बराबर हो गया। तो वही कह रहा था 22.4 लीटर। ठीक है। अगला, इथेन में कार्बन का संकरण होता है। इथेन में कार्बन का संकरण होता है sp3। इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? तो sp3 होता है। कैसे होता है sp3 वो देख लीजिए आप। इथेन का आप सूत्र जानते हैं, क्या होता है? C2H6। संरचना बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सब जगह पे हाइड्रोजन होगा। किसी एक कार्बन की बात हम लोग करेंगे
तो एक कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कितने बार है, 4 बार सिंगल बॉन्ड। जब 4 बार सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 कितने होते हैं, मतलब संकरण कितने होते हैं, sp3 होते हैं, इसलिए sp3 हो जाएंगे। अच्छा ये पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। ये तो आपको पूछ रहा है कि ये क्या है, डबल सॉल्ट है, नहीं है। जटिल लवण है, अभी अभी खत्म किए हैं ये चैप्टर को, है ना, तो जटिल लवण है ये, अम्ल तो है नहीं, भस्म तो है नहीं। एल्युमिनियम का अयस्क कहता है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन होगा, तो सबको पता है भाई एल्युमिनियम का अयस्क क्लास 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो बॉक्साइड होता है। अगला सवाल, कॉपर पायराइड का सूत्र होता है, कहता है कॉपर पायराइड का सूत्र होता है। तो कॉपर पायराइड का सूत्र तो भाई ये वाला है, मेलेकाइट अयस्क है। मेलेकाइट अयस्क किसका है, तो मेलेकाइट अयस्क जो होता है वो कॉपर का होता है। एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या क्लास 11th में है ना, पहला चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। एवोगैड्रो संख्या ये तो आप लोग बता सकते हैं, एवोगैड्रो संख्या ये वाला है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जिसको समाहरण किया जाता है, किसके द्वारा, सल्फाइड अयस्क का, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, निम्न में से हरा थोथा जिसको हम लोग हरा कशिश भी कहते हैं, तो किसको कहते हैं भाई, हरा थोथा या हरा कशिश, ये वाला सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा उसके जस्ट नीचे में नीला थोथा भी है ना, जिसको नीला कशिश भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नीला कशिश किसको कहते हैं, तो ये वाली ये है ना, नीला कशिश इसको कहते हैं, याद रखिए। दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए दोनों क्वेश्चन को हमने एक साथ आपको लिख के दिया हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन सबसे कम भास्मिक या फिर इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्षारीय है, कम भास्मिक या फिर क्षारीय है, तो ये है कम भास्मिक या फिर क्षारीय कौन है, तो ये। अच्छा भास्मिक या फिर क्षारीय होने के लिए एक शर्त है कि वह जो है इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होता है उसको हम लोग भास्मिक या फिर क्षारीय कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म के दाता को, है ना। तो देखो ये फ्लोरीन तो नेगेटिव होता है और नाइट्रोजन भी नेगेटिव होता है, ये दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन जल्दी से आसानी से दान करेगा नहीं। अगला सवाल है आपके पास FeClBr, और ये सवाल को जरूर से जरूर याद रखना है। इससे पहले जो 2 सवाल हम आपको एक साथ दिए थे वो भी याद रखिएगा, और ये 2 सवाल जो एक साथ है आपके, ये और ये जरूर से जरूर याद रखिएगा। इन सब में से कोई एक सवाल आपको जरूर से जरूर 100% देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में। तो आइए देखिए, अगला सवाल है FeClBr में से विद्युत ऋणात्मकता का क्रम सही है, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम सही है, तो आप जो है इसको साइज वाइज, परमाणु के साइज के अनुसार से याद रख लीजिए। फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के तुलना में कम है, ब्रोमीन के तुलना में क्लोरीन छोटा है, और आयोडीन के तुलना में ब्रोमीन छोटा है, तो ये वाले क्रम सही है, ये वाले विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या है, सही है, ठीक है। सेम है वहाँ पे क्षारीय प्रबलता का क्रम सही है, क्षारीय प्रबलता का क्रम सही है, तो यहाँ पर जो है भाई आपका वही वाला यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, कहाँ, तो पहला ऑप्शन में, तो क्षारीय प्रबलता का क्रम ये वाला सही है, ठीक है, हो गया। आगे, निम्न में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होता है, कौन सा धातु, जैसे जैसे यहाँ जिंक बोला है तो ये रहा आपका जिंक, पारा बोला है तो Hg, ब्रोमीन बोला है तो Br, और जल ये तो H2। सबसे पहली बात, धातु ये जिंक और पारा, ब्रोमीन ना तो धातु है ना ही जल धातु, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। अब जिंक होता नहीं, कब कौन सी बोला, साधारण ताप पे द्रव होता है, तो द्रव है भैया कौन होता है, तो पारा द्रव होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे में कह रहा है किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहता है, ये तो बच्चे को याद है, किस ग्रुप ब्लॉक को कहते हैं, किस ग्रुप के तत्वों को, तो P ब्लॉक के तत्वों को, है ना। निम्न में से कौन सा धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कौन सा धातु, सोडियम, Na लोहा, Fe जिंक, Zn Pt, प्लेटिनम को Pt। तो आपसे पूछा गया है, ये आपके पास है संकेत सबका, कहता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में प्लेटिनम पाया जाता है, कौन पाया जाता है, तो प्लेटिनम पाया जाता है, याद रखेंगे आप। अगला है, कहता है निकेल है, निकेल क्या है, तो निकेल जो है वो लोह चुंबकीय है, निकेल क्या है, लोह चुंबकीय है। तो अगला सवाल है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, किसी जो है कोई भी तत्व है उसकी जो रासायनिक प्रकृति है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा कि नहीं लेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, उसके आवेश पर कि इलेक्ट्रॉन पर कि प्रोटॉन पर, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, किस पर निर्भर करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। मोललता को व्यक्त किया जाता है, मोललता को व्यक्त मतलब मोललता का इकाई पूछ रहा है, तो मोललता का इकाई क्या होता है, मोल बटे केजी। अब यहाँ पे हम कुछ बोलना चाहेंगे,
मोललता का इकाई हो गया, मोलरता क्या हो गया, नॉर्मलता का, फॉर्मलता का, ये सब का इकाई आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? कहता है कौन ऐसा है जो धातु होते हुए विद्युत का क्या है, कुचालक है। जो है धातु हुए विद्युत का क्या है, कुचालक है। अच्छा अगला देखिए, कहता निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में? तो ग्रेफाइट में भी पाई जाती है और आयोडीन में पाई जाती है, मतलब दोनों में पाई जाती है। निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो दोनों में पाई जाती है। अगला कह रहा है निम्न में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? इस क्वेश्चन को अगला सेट में हम बताए थे, किस तत्व के बारे में बोले थे, और यहाँ किस धातु की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि निम्न में से किस धातु का, ये कौन सा धातु भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बाहुल्य कहने का मतलब है अधिक है। अब यहाँ पे हो सकता है नाम लिख के दे देगा, एल्युमिनियम दे देगा, लोहा दे देगा, मैग्नीशियम दे देगा, सोडियम दे देगा, उसका यहाँ पे संकेत दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो भी धातु के रूप में, है ना। तत्व के रूप में तो सिलिकॉन बताए हुए हैं अगले उसमें। निम्न में से किस पदार्थ को ऑक्सीजन, अच्छा निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है ना। इसलिए आप सुने होंगे कि केरोसिन को अधिक क्या सोडियम को कहाँ डुबा के रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, नहीं तो फिर सोडियम रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ और आग लग जाती है। इसलिए मिट्टी के तेल में क्या नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है। सिलिका क्या है? तो सिलिका उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु है। अगला कहता लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाने के लिए, अच्छा जस्ते की पतली परत इस जगह पे छूट गया है, ठीक है। जस्ते की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यसीद लेपन, है ना, यसीद लेपन कहते हैं। तो आज फिर 35 क्वेश्चन का एक सेट पूरा हुआ। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए, ठीक है, और हमें बताइए कि कैसा लगा आपको, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यही आपका जो लाइक और सब्सक्राइब होगा, ये हमारे लिए मेरा मोटिवेशन होगा वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, हम अगला सेट लेकर के फिर आएंगे, जरूर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।